हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमर डेवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 2022 में बीपीएससी का 67th एग्जाम होने वाला था। अभी तक हुआ नहीं है। तो 67th और 68th दोनों को टारगेट में रखते हुए अमर डेवी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए मैं जनरल साइंस का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम साइंस के कंप्लीट सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को हम कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको कमांड करवाए जाएंगे इस अमर डेवी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर न्यू हैं इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में आप सभी लोग लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें। लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो लोग 67th एंड 68th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ बीपीएससी नहीं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, इवन की रेलवे, जेई, एसएससी, बैंक, पीओ, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्राउज करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं जिसको आप एक्सप्लोर करके हर सब्जेक्ट पे अपना कमांड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अमर डेवी, सर्च कीजिएगा और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेबस से। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी के साइंस का कंटेंट सिलेबस क्या होता है ना। तो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। फिलहाल हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो हमें केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना होगा और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है इसकी हम बात करेंगे। तो नोट डाउन करते रहिएगा और आप लोग नोट्स अलग अलग बनाएं हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, every subject notes should be different so that it will be very easy when you go through for the revision। और याद रखिएगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना पढ़ते हैं उसको कितना रिटेन करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। कितना पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ते हैं और उसको रिटेन कितना करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। चलिए, तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, लैंग्वेज बाइलिंगुअल रखेंगे हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कवर कराया जाएंगे। टॉपिक को फ्री ऑफ कोर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट। नोट करते चलेंगे सारे सब्जेक्ट को, एलिमेंट। फिर हम एलिमेंट के कंपाउंड्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग। फिर हम मिक्सचर भी करेंगे। मतलब क्या हो गया सर, हिंदी में इसको हम लोग तत्व कहेंगे, यौगिक होगा और मिश्रण। ये पहला टॉपिक होगा जो कि हम कवर करेंगे हमारे इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। दूसरा जो टॉपिक होने वाला होगा वो हमारा होगा एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसान टॉपिक है सब, बट इंपॉर्टेंट। अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज को। अर्थात ये होगा हमारा अणु, परमाणु और परमाणु का संरचना। दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो होने वाला है अपना रासायनिक बंधन, अर्थात की केमिकल बॉन्डिंग। हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, अर्थात रासायनिक बंधन और रासायनिक संरचना। फोर्थ टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अर्थात अम्ल, क्षार एवं लवण। तो फिफ्थ टॉपिक हम कवर करेंगे दैट विल बी, देखो केमिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात जिसमें हम कार्बन के बारे में नहीं पढ़ाई करते हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक अर्थात की अकार्बनिक हो गया। तो हम लोग अकार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन
अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण हो गया, धातु एवं धातु का निष्कर्षण, मिश्र धातु है ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटल एक्सट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा होगा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो होते हैं हम जानते हैं ना, लास्ट में इनर्ट गैस होता है पीरियोडिक टेबल में, उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिक्स्थ जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात कि कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम उसका पूजा करते हैं। तो आज ये चैप्टर जो है, आज ये जो लेक्चर है वो पूजा है। किसकी पूजा है? केमिस्ट्री की पूजा है। अर्थात कि हम पूरे नींव डाल रहे हैं, आज पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या हमें कवर करना है। जब तक आपको एम पता ना हो कितना क्या कैसे पढ़ना है, तब तक आप पढ़ाई कैसे करोगे, है ना। तो कार्बनिक रसायन है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के जितने कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी पॉलीमर्स हैं कार्बन के, जैसे सोप वगैरह आ जाएगा, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। फ्यूल्स हैं बहुत सारे, फैट हो गए, है ना, ऑयल हो गए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत वास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं अब संपूर्ण केमिस्ट्री में पूछूंगी सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर का है, तो मैं कहूंगा ये नंबर 6 पे जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। तो इसमें हम लंबा क्लास लेंगे, लगभग 3 से 4 टॉपिक में, मतलब कि 3 से 4 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आखिरी मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में हम लोग उन सारे केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो डेली एक्टिविटी हमारा यूज होता है। जैसे कि डेली यूज वाले सब्सटेंस होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे डेली यूज में आप क्या यूज करते हो। जैसे कि आपका टूथपेस्ट वगैरह हो गया, सोप वगैरह हो गए, सीमेंट है, लेड है, कुछ विस्फोटक हो गए, है ना, ट्रिपल टी वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। सारे स्टेट्स, यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट में इनकी हम पढ़ाई करेंगे। तो ये अपना एक बेंचमार्क हो गया सिलेबस, जिसको हमें कवर करने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, डेली में पढ़ाई करूंगा इसका। और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने हैं अलग से, अपना खुद का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स को आपको डेली रिवाइज करना है। तो सर सिर्फ नोट्स और रिवाइज करने से हो जाएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर भी मैं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको भी लेकर कवर करूंगा। मॉडल क्वेश्चन जो होंगे उस मॉडल क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ये सारे आपको हमारे अमर डेवी यूट्यूब चैनल पे है। तो क्या करना है आप लोगों को? प्यार देना है। किसको? अपनी महबूबा को नहीं, अपने महबूब को नहीं, अपने और आपके प्यारे चैनल यूट्यूब अमर डेवी को थोड़ा प्यार देना है। अभी प्यार कैसे देंगे सर? तो प्यार देना है आपके अपने इमोशंस को शेयर करके, हार्ट के इमोजीज को शेयर करेंगे। जैसे जो लोग लाइव देख रहे होंगे वीडियो को, हार्ट अपने इमोजीज देंगे, लाइक्स दबा करके करेंगे, और अपने दोस्तों तक हर एक ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इतना तो सपोर्ट करेंगे ही। आपके इस प्यार से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी और हम अपनी एनर्जी को आपके सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं अमर कुमार अंबानी, और मैंने एमटेक किया है IIIT से जबलपुर, और मैकेनिकल ब्रांच में हमने एमटेक किया है। मैंने प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पे टाटा मोटर्स में जॉब कर रखा है, रिलायंस में भी मैंने जॉब कर रखा है इससे पहले। एलन करियर इंस्टीट्यूट, अन अकेडमी जैसे कई टॉप ब्रांड इंस्टीट्यूट में भी मैंने अपनी सर्विस दी है। और अब आप लोगों के लिए हाजिर हूं मैं, आपके प्यारे से अपना यूट्यूब चैनल अमर डेवी पे। सो कीप सपोर्टिंग। शुरू करते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर से, केमिस्ट्री का बिल्कुल पहला चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर नोट्स बन रहे हैं। चलिए, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर बिल्कुल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री के इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले
क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि केमिस्ट्री क्या है उसको डिफाइन करें पहले? हाँ सर, बिल्कुल है। चलिए तो केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं कि है क्या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, आपको पता होगा यह वह विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम अपने आसपास के जो तत्व हैं, अर्थात कि जो सबस्टांस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी अवस्था, उनके जो रिएक्शंस होते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, इन सब का हम चर्चा अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। इसकी उत्पत्ति जो है एक लैटिन भाषा है ना, एक लैटिन वर्ड है, आप लोग शायद जानते होंगे, क्वेश्चन में भी पूछ चुका है कई बार एग्जाम में। कीमिया, जी हाँ, कीमिया से उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा है कीमिया, अर्थात कीमिया का मतलब होता है काला रंग। कीमिया का मतलब होता है काला रंग। इसी नाम से उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री का। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो लिखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवोजियर। लेवोजियर। ऐसा इन्होंने क्या किया था सर? तो एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री को सरल बनाया था, इनको 3 शाखा में विभाजित करके। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता जो है वह लेवोजियर ही हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम 3 शाखाओं में इसको डिफाइन करते हैं। लिखेंगे केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट ब्रांचेस। पहला ब्रांच होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते भी है ना, 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं केमिस्ट्री के। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, अलग अलग ट्यूशन ज्वाइन करते हो आप लोग। जिन लोगों ने आईआईटी और मेडिकल की तैयारी की होगी, उन लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर का क्लास ज्वाइन किया होगा। एक फिजिकल केमिस्ट्री अलग, दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। ये हमारा भौतिक रसायन है, ये हमारा कार्बनिक रसायन है, और इनऑर्गेनिक क्या हो जाएगा फिर? अकार्बनिक रसायन, अर्थात किसमें हम कार्बन की चर्चा नहीं करेंगे। तो अकार्बनिक रसायन। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्या है उससे। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक रसायन में हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि फिजिकल स्टडी, स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट, स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टांस, अर्थात कि पदार्थों की जो भौतिक अवस्था होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होते हैं अवस्था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। मोल कंसेप्ट वगैरह सब इसी में आता है। सॉल्यूशन हो गया, विलियन, सांद्र विलियन, असांद्र विलियन, तनु विलियन, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। और अकार्बनिक रसायन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिना कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना, उनके जो गुणधर्म होते हैं, उन सब का स्टडी करते हैं अकार्बनिक में। तो कार्बनिक में किसका करेंगे? कार्बनिक में हम करेंगे कार्बन युक्त तत्व के जो यौगिक होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। कार्बन युक्त, एक मिनट, कार्बन युक्त तत्वों के यौगिक, कार्बन युक्त तत्वों के यौगिक के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। मिनट, लेट मी रेज। कार्बन युक्त
यौगिक का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द कंपाउंड मेड अप ऑफ द कार्बन, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, कार्बन रहित, कार्बन रहित अर्थात कि द स्टडी ऑफ द कंपाउंड विच इज नॉट मेड अप ऑफ द कार्बन, कार्बन रहित यौगिक का अध्ययन। मेरे साथ साथ नोट करते चलें, और जब मैं किसी कंसेप्ट को समझा रहा होता हूं तो प्लीज आप लोग समझिएगा, ये तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का। आई होप यहां तक क्लियर है। आइए वापस हम लोग भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा पार्ट जो होता है वो एनर्जी हो जाता है ना, एनर्जी अर्थात ऊर्जा और पदार्थ, पदार्थ या इसको आप द्रव्य भी कहते हैं। द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में दो पार्ट होंगे, एक एनर्जी वाला पार्ट होता है और एक अपना पदार्थ यानी कि सब्सटेंस वाला पार्ट होता है। अब इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सब्सटेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर अगर इसको हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। और दूसरा, अगर हम लोग केमिकल बेसिस पे यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो ये फिर अलग क्लासिफिकेशन आ जाएगा, है ना। चलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो कितने अवस्था में पाए जाते हैं, 5 अवस्था में वैसे होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 अवस्था पढ़ेंगे। एक होता है अपना सॉलिड अर्थात ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव यानी कि लिक्विड, और तीसरा होता है अपना गैस। गैस को हम लोग गैस ही बोलते हैं ना। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो फिर दो पार्ट में हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। एक हो जाता है हमारा प्योर सब्सटेंस, एक हो जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो जाएगा हमारा मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक हमारा एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस में, और दूसरा हमारा कंपाउंड हो जाता है ना। कंपाउंड बोले तो यौगिक, और एलिमेंट बोले तो तत्व। प्योर सब्सटेंस बोले तो हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। इसको हिंदी में भी लिखते चलें क्या, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए लिख देता हूं मैं। ये हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, और ये हमारा मिश्रण हो जाता है। और ये केमिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, रासायनिक आधार पे, रासायनिक आधार पे अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है हमारा, भौतिक आधार पे वर्गीकरण, भौतिक आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब देखो, एलिमेंट भी 3 तरह के होंगे। फर्दर अगर मैं एलिमेंट को क्लासिफाई करूं तो दीज एलिमेंट्स विल बी ऑफ 3 टाइप्स। एक एलिमेंट जिसको हम लोग धातु यानी कि जिसको हम लोग मेटल कहते हैं, दूसरा जिसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और तीसरा जिसको हम लोग मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु कहते हैं, है ना। तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, धातु, अधातु, और ये हो जाएगा अपना उपधातु। फिर इसी तरह से कंपाउंड भी 2 तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि
कार्बनिक यौगिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। चलिए सर, मिश्रण भी क्या, मिश्रण के भी कुछ टाइप होंगे क्या? जी हाँ, मिश्रण के भी कुछ टाइप होंगे। तो चलिए मिश्रण को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं। मिश्रण आपके दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं यानी कि समांगी मिश्रण, होमोजीनियस अर्थात समांगी, समांग मिश्रण, और दूसरा आपका हो जाएगा हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मतलब कि असमांगी मिश्रण। आगे सब कुछ हम डिफाइन करेंगे, क्या है समांगी, क्या है असमांगी, है ना। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। आई होप ये यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक आधार पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो भौतिक आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण जो है वह दो तरह के हो गए। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो पहला हो जाता है हमारा सॉलिड अर्थात ठोस, दूसरा हो जाता है हमारा लिक्विड अर्थात द्रव, और तीसरा हो जाता है अपना गैस। तो चलिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं और इनके सारे प्रॉपर्टीज जो होंगे वो लिखेंगे। छोटा टॉपिक है, आसान है आज का टॉपिक। तो सॉलिड, तो सॉलिड कौन से सबस्टांस होते हैं? द सबस्टांस which has fixed volume, fixed shape and size। अर्थात क्या लिखेंगे? जिस पदार्थ का आकार तथा आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस, ठोस कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी एक बॉक्स की बात कर लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स की। लकड़ी का एक क्यूबिकल बॉक्स ले रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं इसका आकार फिक्स है ना, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है ना, क्यूब है, तो ये सॉलिड की कैटेगरी में आ जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया सॉलिड होने का। सॉलिड जो होते हैं उनका आकार दृढ़ होता है, क्या होता है? रिजिड। दृढ़ आकार के होते हैं, अर्थात कि अगर आप इसको दबाते हो, इसको खींचते हो, तो इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अंदर में आप इसके देखोगे छोटे छोटे जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, जिसकी वजह से अगर इस पे आप किसी बाहरी बल को इस पे लगाते हो, यह बल को क्या करेगा? ये बल को यह अपोज करेगा। इनके दोस्त जो हैं काफी घनिष्ठ हैं, पास पास में हैं, तो थोड़ा भी बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो इनके दोस्त जो हैं मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करेगा। तो यही वजह है कि यह अपना जो अस्तित्व होता है बचाए रखता है। सॉलिड का जो अस्तित्व होता है वो बचा रहता है, अपने आकार को वो मेंटेन करना चाहता है, अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत पास पास में होते हैं, तो ये जुदा नहीं होना चाहते हैं एक दूसरे से, हाथ थामे हैं। एक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना करके ये सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में कड़ी बनाए होते हैं,
इनका स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर बहुत ही पास पास में होते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, जिसके वजह से अगर आप बाहर से इसमें कोई फोर्स लगाते हो तो बाहरी बल को ये एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल, स्ट्रेस। तो सॉलिड पे अगर आप बाहर से कोई बल लगाते हो तो एक सॉलिड डेवलप्स स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैं प्रतिबल बोल रहा हूं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब बाहर से कोई बल इस पे लगाते हो तो सॉलिड एक प्रतिरोध यानी कि प्रतिबल उत्पन्न करता है, क्योंकि यह अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है, अपना जो आकार होता है उसको बचाए रखना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होता है, अधिक होता है या निम्न होता है? निम्न होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, निम्न होते हैं। अर्थात ये कंप्लीटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है, आंतरिक बल क्या हो जाएगा फिर? अधिक हो जाएगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके अणु पास पास में होंगे तो इनके बीच में अच्छी दोस्ती होंगे। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। जो प्योर सॉलिड होते हैं इनको दबाना मुश्किल होता है। जो प्योर सॉलिड नहीं है उनको तो आप दबा सकते हो, लाइक स्पंज वगैरह हो गए, इसको आप दबाते हो। रसगुल्ला खाते हो ना, वो अगर सॉलिड होता पूरा तो आप रसगुल्ला को जिस चाव से चबा करके खाते हो, दबा देते हो उसको अपने चौवा के नीचे, क्या आप इसको चबा पाते? इस तरह से शौक से आप खा पाते? नहीं खा पाते। अगर ये लेट सपोज कि रसगुल्ला अगर गोल्ड का बना होता, अब वो अलग बात है कि उसको निगल लेते कुछ लोग क्योंकि गोल्ड है, लेकिन चबा तो नहीं पाते ना। जो प्योर सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, काफी ठोस होते हैं ना। इनकी डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है असंपीड़ित, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, डेंसिटी, इनका घनत्व जो होता है हाई होगा या लो होगा? हाई डेंसिटी। उच्च घनत्व वाले पदार्थ होते हैं ये, याद रखिएगा, उच्च घनत्व वाले होते हैं ये, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड के। अच्छा, सॉलिड जो होते हैं उनका क्वथनांक और द्वरणांक जो होते हैं उच्च होते हैं या निम्न होते हैं? उच्च होते हैं। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको गलाना हो या उबालना हो, पिघलाना हो, तो ये सब जो है वो उच्च होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक एंड गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं इसके। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक समझते हैं क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट को हम गलनांक बोलते हैं, मतलब कि वह ताप जिससे कोई सॉलिड पदार्थ द्रवीभूत हो जाता है उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, पिघल जाता है ना। जैसे कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी में बदल जाता है, तो आइस का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है एट सी लेवल। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा, जो लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट या
इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक भी बोलते हैं, क्वथनांक। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। अब सॉलिड जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक सॉलिड जिसको हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड बोलते हैं, है ना, क्रिस्टलिन, और एक नॉन क्रिस्टल, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो जाएगा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चर्चा करते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होगा, यानी कि जिसको हम क्रिस्टलिन सॉलिड, जिसमें 3D होता हो, इसकी जो ज्योमेट्री 3D होती है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न व्यवस्थित होते हैं पूरी तरह से, ऑर्गेनाइज्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, उनको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। 3D में होते हैं ये जनरली, सॉलिड है ना, तो 3D ज्योमेट्रिक होंगे और ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रॉपर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम हो जाए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं ये 3D में। जैसे कि उदाहरण एग्जांपल की हम बात करते हैं तो आपका तांबा हो गया, चांदी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, है ना, क्लोराइड ले लीजिए, बहुत सारे हैं, क्वार्ट्ज, सीसा जो होता है क्वार्ट्ज, ये सब अच्छे एग्जांपल हैं क्रिस्टलीय ठोस के। उम्मीद करते हैं कि ये चीज सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो घड़ी आपने देखा होगा, हाई क्वालिटी की जो घड़ियां होती हैं, तो घड़ी में जो प्रयोग होने वाला सॉलिड होता है वो यही होता है, क्रिस्टलीन होता है। किए जाने वाले जो क्वार्ट्ज होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज जो होते हैं वह क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन क्रिस्टलिनी या फिर एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अंग्रेजी में इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, निश्चित व्यवस्था में, अगर संगठन निश्चित अवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठोस जिनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न रेगुलर नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में बात कर लेते हैं, रबर, कांच, प्लास्टिक, आपने देखा होगा इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रेगुलर होते हैं क्या, नहीं ना। इनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इतना हार्ड भी नहीं होगा। वो सारे ठोस जिनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न रेगुलर होते हैं वो ठोस ज्यादा होगा, और जिनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न रेगुलर नहीं होते हैं वो ठोस कम होगा। चलिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टी है द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। सॉलिड को सारे तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया। अब द्रव यानी कि लिक्विड को हम डिफाइन करते हैं। द सब्सटेंस which has
वॉल्यूम फिक्स्ड बट शेप या साइज इज नॉट फिक्स्ड। बेसिकली वह पदार्थ जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं, आयतन क्या होते हैं, इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे कि हम लोग 1 लीटर दूध की बात करते हैं तो उसको किसी बड़े बर्तन में डाल दो या छोटे बर्तन में रखो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही दूध रहता है। लेकिन ग्लास में डालते हो तो ग्लास का आकार ले लेता है, उसको थाली में डालो थाली का आकार ले लेगा, उसको बाउल में डालो बाउल का आकार ले लेता है ना। सस्पेन में डालो तो सस्पेन का आकार ले लेता है, लोटा में डालो लोटा का आकार ले लेता है। मतलब कि द्रव वह पदार्थ होते हैं जिनके आयतन तो निश्चित है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, किंतु आकार जो होते हैं इनके वह अनिश्चित होते हैं। समझ रहे हैं, आकार अनिश्चित होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, द्रव के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह ठोस से अधिक होती है। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी, द्रव के अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी ठोस के मुकाबले अधिक होती है। मतलब कि हाई इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड, हाई मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। तो इनके जो अणु होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं वो घूमते रहते हैं ऐसे रैंडम। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो गया ना, इसका मतलब पास पास में नहीं है ये। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आणविक बल जो था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीकर। ओके, तो इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं ना, इसको संपीड़ित किया जा सकता है। ये सॉलिड की तरह नहीं है कि इसको कंप्रेस करोगे तो प्रतिबल उत्पन्न करेगा और ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। यह लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं, आसानी से इसको हम लोग दबा सकते हैं, दबाया जा सकता है। हालांकि कुछ कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन वो आइडियल लिक्विड होते हैं। ओके, तो सॉलिड की अपेक्षा ये अधिक होते हैं। इनकी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, घनत्व, वो सॉल्ट के कंपैरिजन में लो डेंसिटी होता है, इसका लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। क्योंकि देखो इनके अणुओं के बीच की दूरी अधिक है तो आयतन ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बट इसका मास कम होगा तो डेंसिटी इसका क्या होगा, कम हो जाएगा सॉलिड के मुकाबले। इनके अणुओं के बीच के रिक्त स्थान अधिक होते हैं, इसलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है। खाली जगह जो होता है ना इसमें वो थोड़ा ज्यादा ही होता है। जैसे कि लेट्स सपोज जैसे कि बात करते हैं तो अणु ऐसे 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 रैंडमली दूर दूर घूमते रहते हैं, ये लिक्विड होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इनके बीच में खाली रिक्त स्थान जो होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड कहलाता है। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, तो लिक्विड के जो क्वथनांक और द्रवनांक होते हैं वो क्या होंगे, ठोस से कम ही होंगे ना, जल्दी मतलब क्या कर जाएगा, ये बॉइल कर जाएगा। तो लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट गैस की बात करते हैं तो substance having no fixed volume and shape, अर्थात कि देखो वह पदार्थ जिसका ना आयतन फिक्स होता है ना ही उसका आकार फिक्स होता है। आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो गए, अब दोनों ही अनिश्चित हो गए। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, परफ्यूम आप यूज करते हो, एक कमरे में परफ्यूम छिड़को, देखो उस पूरे कमरे में परफ्यूम का जो खुशबू होता है वह स्प्रेड हो जाता है, अर्थात कि वह पूरे कमरे में फैल चुका है।
किचन रूम में अगर गैस में लीकेज हो जाता है, गैस सिलेंडर से गैस थोड़ा लीक होता है, तो वो पूरे अपार्टमेंट में वो बदबू फैलने लग जाता है उसका। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा क्वांटिटी अगर गैस का निकलता है कहीं से, तो किसी रूम में कन्फाइंड है तो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 ml अगर आपका गैस कहीं निकला है तो वो 1 ml वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा, नहीं, वो 200 ml तक भी वो स्प्रेड हो सकता है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अधिक होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कमजोर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी, ये दोनों अपोजिट होते हैं ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पहले लिखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि आणविक दूरी जो होता है वो ज्यादा होता है, आर वेरी हाई। तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस। यही वजह है कि दूर दूर फैले होते हैं। व्हाट अबाउट डेंसिटी? लेसर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है कि? यस सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। इनको बड़ी आसानी से संपीड़ित किया जाते हैं। अणुओं के बीच के जो रिक्त स्थान है वो अधिक होती है, अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए इसको आसानी से दबाया जा सकता है, अधिक रिक्त स्थान होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, सॉलिड स्टेट में है डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग इवापोरेशन पढ़ते हैं ना, इवापोरेशन। इवापोरेशन कौन सी घटना है बच्चों? इवापोरेशन जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वह घटना होती है जिसमें किसी साधारण ताप पर ही द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में किसी पदार्थ को हम बदल देते हैं, साधारण ताप पे ही। जरूरी नहीं है कि वो तापमान जो होना चाहिए वह बॉइलिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। ये गजब की फेनोमेना होता है, ये किसी साधारण ताप पे ही ये घटना घट जाती है। जनरली हम लोग किसी द्रव से वाष्प में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें? उस द्रव को बॉयल करना पड़ता है ना। लेकिन बॉयल करने से पहले ही किसी साधारण ताप पे ही, किसी साधारण ताप पर किसी भी द्रव को वाष्प में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे कि आप कपड़ा जब धुल करके सुखाते हो छत पे, तो कपड़ा सूख जाता है 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो कपड़ा सूख जाता है। कभी सोचा आपने कि क्या उस कपड़े के अंदर में जो पानी है, क्या वो पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के सूखा है क्या? नहीं ना, वो कपड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के नहीं सूखा है। वो कपड़ा जो है एक्चुअली उस कपड़े के अंदर में जो पानी था वो वाष्पीकृत हो गया है। ऐसा नहीं है कि उस कपड़े के अंदर में जो पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा, उसके बाद जाकर के वह वाष्प में बदला। बॉयल नहीं हुआ वहां पे, बस वाष्पीकृत हो गया है, इवापोरेट कर गया। तो ये एक फेनोमेना है कि किसी साधारण ताप पर ही द्रव जो होता है वह किसी सरफेस को छोड़ देता है, उड़ जाता है, उससे निकल जाता है। नेल पॉलिश आपने लगाया होगा, लड़कियां लगाती हैं नेल पॉलिश, कुछ एक्सेप्शन केस है लड़के भी लगाते हैं नेल पॉलिश। तो आपने देखा होगा जब नेल पॉलिश लगाते हो तो थोड़ी देर बाद ही वो नेल पॉलिश जो है वो सूख जाता है। तो क्या आप अपनी उंगली को ले जा करके फर्नेस में डालते हो क्या? या आपने गैस चूल्हा पे जाकर के नेल को डालते हो सुखाने के लिए क्या, नेल पॉलिश को, कि भैया उसमें से पानी निकल जाए, सूख जाए? नहीं ना। दूसरा एग्जांपल, अभी कोविड काल में आप सभी लोगों ने सैनिटाइजर यूज किए होंगे। थोड़ा सा सैनिटाइजर हाथ में डालते हो, देखो विदिन 2-3 सेकेंड ये वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन जाता है सैनिटाइजर। तो क्या आपने हाथ को फिर से चूल्हा पे ले गए थे क्या इसको सुखाने के लिए? नहीं ना, आपने उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो गर्म नहीं किया था। कहने का मतलब कि थोड़ा भी तापमान लेकर के अगर वो कोई लिक्विड वाष्पीकृत हो जाता है, छोड़ देता है हमारे सरफेस को, काइनेटिक एनर्जी उसको इतना ज्यादा मिल जाता है ना, गतिज ऊर्जा मतलब कहने का इतना ज्यादा मिल जाता है कि किसी साधारण ताप पर ही कोई द्रव जो है वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं।
ये फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पहुंचेगा तब जाकर कोई द्रव जो होगा वाष्प में होगा। अगर ऐसा होता तो फिर गर्मी के मौसम में भी कपड़ा आपके छत पे रखा हुआ जो है वो उसी समय में सूख जाता, ठंडे के दिन में भी वैसे ही सूख जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ठंड के मौसम में देखा होगा आपने कपड़ा देर से सूखता है, गर्मी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन कपड़ा और भी जल्दी से सूख जाता है। जो सिल्की क्लोथ होते हैं वो और भी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। कॉटन के जो होते हैं स्वेटर वगैरह जैसे रजाई हो गया या कंबल वगैरह या मोटे कपड़े जो होते हैं वो देरी से सूखता है। तो वाष्पीकरण जो होता है वो क्या है, सरफेस फिनोमेना है कि किस सरफेस से द्रव को वाष्पीकृत होना है, उस सरफेस के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है सरफेस फिनोमेना। जैसे कि देखा होगा आपने, जो पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं वो तो जल्दी सूख जाता है, सिल्क के क्लोथ जल्दी सूख जाते हैं, वुलन क्लोथ लेट से सूखते हैं, जिस दिन हवा चल रही होती है और भी जल्दी सूख जाता है कपड़ा। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जितना अधिक तापमान होगा उतना जल्दी वाष्पीकृत होगा, जितना ज्यादा विंड ब्लो करेगा उतना जल्दी वाष्पीकृत होगा। ऑलराइट, चलिए तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिटेल में एनालिसिस किया इस चीज को। पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, हमने एक नींव डाली है आज केमिस्ट्री का। उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ भी आज पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। केमिस्ट्री का एक रोड मैप मैं बना चुका हूँ, सिलेबस क्या क्या होने वाला है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बिल्कुल शुरू से आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। ये सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, कंटेंट केमिस्ट्री का अपना इतना होने वाला है। इसको लगभग हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर में डेली 1-1 घंटे क्लास करके हम कवर कर लेंगे। और टाइमिंग क्लास का फिक्स रहेगा, लाइव क्लास चलेंगे, आप लोग सभी लोग अटेंड कीजिएगा, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। बीपीएससी की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी है। जनरल साइंस में केमिस्ट्री, उसके बाद फिर हम फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट को कमांड करने के लिए। पैरेलल में ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है, सौरभ सर ले रहे हैं बिहार स्पेशल का सीरीज। पूजा मैम जो कि बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट हैं वो बायोलॉजी लेंगी, आप लोग की क्लास डिटेल में पढ़ाएंगे सभी चीज़ों को। और हमारे वन ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ की हैं, करंट अफेयर्स लेंगी, वो भी मैम बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगी। प्रिंसी प्रिया मैम जो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे डायनामिक वे में। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हो पाएगा। चूंकि ये ग्रोइंग चैनल है, हम आप लोग का सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी एजुकेशनल आपके फ्रेंड्स के सर्कल ग्रुप्स जो हैं उन तब तक शेयर करते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है लिंक, वहां पे जाकर के टेलीग्राम अमर डेवी को ज्वाइन कर लीजिएगा। अमर डेवी चैनल भी ग्रो हो रहा है और हम एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं जहां पे आपको सारे पीडीएफ कंटेंट नोट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। अभी सारे क्लासेस फ्री चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो कि मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, फिर उसको पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ सबमिट करते हैं, उसका रिव्यू किया जाएगा, चेक किए जाएंगे, फिर आपका रैंक बनेगा, मार्क्स कितने आपके आ रहे हैं, क्या क्या आपके गलत हुए हैं, आपको कुछ सुझाव आदि सब शेयर किए जाएंगे। तो ये एक डायनेमिक तरीके से हम आपको हर तरीके हर एंगल से सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको प्यार देंगे, शेयर करें, और आप जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को और डेली रेगुलर वे में क्लास करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, होप यू ऑल एंजॉयड।